हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 79, जिसमें जीके जीएस साइंस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सलमान रश्दी ने। हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक सलमान रुश्दी ने लिखी है। तो यह आपको याद रखना है, सलमान रुश्दी काफी ही चर्चित रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राहतगढ़ किला। राहतगढ़ किले को बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। राहतगढ़ सागर जिले की एक तहसील है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करेगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र भारतीय शांति सैनिक युवराज सिंह, मूलचंद यादव, इवान माइकल पिकार्डो को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, बेजू बाबरा का जन्म स्थान कहाँ है। पूछा गया आपसे बेजू बाबरा का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंदेरी में। बेजू बाबरा का जन्म स्थान चंदेरी में है। बेजू बाबरा भारत के ध्रुपद गायक थे। वह ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य वृद्धि में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति में किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पीसी महालनोबिस ने। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम में। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहीं पर विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खिज्र खां ने। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है। पूछा गया आपसे कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची में। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में 61 विषय हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, कौन संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा। राज्यसभा संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मीर जाफर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण उसकी हार हुई थी और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आपसे पूछा गया है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह आपको याद रखना है और इसके मुख्यालय से संबंधित जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है शेरशाह सूरी ने इनमें से किस मुगल शासक को पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं। शेरशाह सूरी ने बाबर के उत्तराधिकारी मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को सर्वप्रथम चौसा के युद्ध 1539 में तथा द्वितीय बार बिलग्राम युद्ध 1540 में पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का उर्दू का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का उर्दू का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश का उर्दू का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1840 में हुई थी और प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रदेश की राजधानी भोपाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य निचले सदन अर्थात लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा से होते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 10 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 9 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किस जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है 9 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किस जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले को मध्य प्रदेश का पहला शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है। नरसिंहपुर जिले में सक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। सक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। पूछा गया आपसे भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 आलम आरा। भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। यह फिल्म 14 मार्च वर्ष 1931 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक आर्देशिर ईरानी थे तथा भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि एक मूक फिल्म थी और यह वर्ष 1913 में बनी थी, जिसे बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो आपका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी थी और भारत की प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा, जो कि वर्ष 1931 में बनी थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए हैं। पूछा गया है आपसे, करंट अफेयर है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झांग होंग। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, आपको याद रखना है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई झांग होंग बन गए हैं।
चीन के झांगहोन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 इंफ्रारेड तरंगे। टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिमोट कंट्रोल का उपयोग टीवी के चैनल, साउंड आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। रिमोट कंट्रोल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है IR अर्थात इंफ्रारेड तरंगे और दूसरा होता है RF अर्थात रेडियो फ्रिक्वेंसी के पर जो आधारित होता है। तो यह 2 प्रकार के आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से जंग लगने के लिए कौन से घटक आवश्यक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। जंग लगने के लिए आवश्यक घटक हैं लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऊतक विज्ञान को। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। शरीर में छोटे अंगों का अध्ययन माइक्रो एनाटॉमी ऊतक विज्ञान कहलाता है तथा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको यह सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बढ़ती है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ती है और जब बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो उसकी गति कम होती है। तो दोनों ही कंडीशन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कीप की तरह। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप की तरह होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज कान में ही पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लाल रंग। प्रकाश का लाल रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भूकंप का। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वेबर। चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट वेबर होती है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मृग मरीचिका की घटना रेगिस्तान में घटित होती है, जैसे कुछ दूरी पर सड़क पर पानी नजर आना या पेड़ का दिखना इसके उदाहरण हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रोटॉन की सामान्य संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समस्थानिक। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनमें पहला 1H1 होता है जो कि प्रोटियम कहा जाता है, दूसरा 1H2 ड्यूटेरियम होता है और तीसरा ट्राइटियम 1H3 होता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि समस्थानिक किन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। पूछा गया आपसे पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।